देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आप जिसके साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव की किरकिरी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह को जबरदस्त शो ऑफ स्ट्रेंथ बना दिया। फडणवीस पहले ऐसे महाराष्ट्र के नेता हैं जो डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री बने हैं, हालांकि रह चुके हैं पहले मुख्यमंत्री। 2019 में वो प्रदेश के 47 सालों में पहले सीएम थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अब शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंचे। मौजूदा भीड़ ने जोरदार अभिवादन किया। फडणवीस ने शपथ में अपनी माताश्री का नाम जोड़ दिया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेते की। अब बारी थी एकनाथ शिंदे की उप मुख्यमंत्री की शपथ लेनी थी। अब वो शपथ लेने से पहले थोड़े बुझे बुझे दिख रहे थे। शपथ लेने के लिए गवर्नर ने उनको बुलाया। वो पोडियम पर पहुंचे। ध्यान से देखिएगा, गवर्नर साहब ने शुरुआत करी शपथ की। मैं बोला ही था कि एकनाथ शिंदे ने अपना भाषण शुरू कर दिया। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने, तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने। अब यह मामला ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, यानी संविधान से बंधा हुआ है कि शपथ की प्रक्रिया क्या होती है, कौन सा नेता गवर्नर के मैं यानी शपथ शुरू करने से पहले के बाद क्या बोलता है, यह तय है। इसलिए इस मामले पे अगले आने वाले दिनों में राजनीति जरूर होने वाली है। बहरहाल, अगर एकनाथ शिंदे शपथ से पहले थोड़े बुझे हुए नजर आ रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौके की नजाकत देखते हुए मंच पर एकनाथ शिंदे के साथ अपनी आत्मीयता दर्शा दी, जिसके बाद लगा कि एकनाथ शिंदे थोड़े खुश नजर आ रहे हैं। अब शपथ समारोह मुंबई में हो और बॉलीवुड के सितारे ना दिखाई दें, यह हो नहीं सकता। शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और माधुरी दीक्षित सरीखे बॉलीवुड के दिग्गज भी समारोह में दिखाई दिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है, तो जाहिर है कि उद्योगपति भी समारोह में पहुंचेंगे। मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ नजर आए। अनिल अंबानी और कुमार मंगलम बिरला भी शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिए। एक बात हुई कि राजनीति की कड़वाहट कितनी बढ़ गई है, खासकर इसलिए भी कि जो दो नेता शपथ ले रहे थे उप मुख्यमंत्री की, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, वो शिवसेना और एनसीपी तोड़ करके आए थे। उन्होंने वर्चुअली पार्टी पूरी ले ली थी उद्धव ठाकरे और शरद पवार से। इसलिए विपक्ष के बड़े नेता नाराज रहे। शरद पवार, सुप्रिया सूले, उद्धव ठाकरे जैसे नेता शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए। कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे, जो मनसा के नेता हैं, उनको इनविटेशन दिया था, फोन पे बात की थी, मगर पर्सनल रीजन से बात नहीं आ पाए। बाद में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को, कहा जाता है कि बधाई दे दी थी। अब आगे चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस 3.0 तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2014 में पहली बार बने थे, 2019 में 5 दिन के लिए बने थे, इसलिए उसको ज्यादा मेंशन में नहीं लाया था, मगर बने थे दूसरी बार। इस बार बने हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस 3.0 है। देवेंद्र फडणवीस 3.0 को हल्के में ना लें। उनके रूप में, उनकी तरह से सिर्फ महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री नहीं मिला है, देवेंद्र फडणवीस बड़े गेम का हिस्सा हो गए हैं। आइए बताता हूं कैसे। लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सीटें देता है उत्तर प्रदेश।
दूसरे नंबर का बड़ा प्रदेश है महाराष्ट्र, 48 लोकसभा सीटें हैं। देवेंद्र फडणवीस बड़े क्रिटिकल समय पर चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। आजकल अगर आप देखें तो देश की राजनीति में एक सवाल चलता है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा बीजेपी का चेहरा। द सक्सेशन रेस इज ऑन। अब फडणवीस की आज से शुमारी होगी पार्टी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ। आप कहेंगे कि बीजेपी के तमाम और भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रुकिए, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस की बराबरी बाकियों से नहीं की जा सकती। क्यों? वो एक दमदार ऑल कंट्रोलिंग केंद्रीय नेतृत्व के बावजूद अपनी अलग इमेज बनाकर खड़े दिखते हैं। बड़ी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, उस पर देश की सबसे ज्यादा सीटें वाली लोकसभा भेजने वाले राज्यों से हैं, इसलिए वो एक उनकी प्रोफाइल और उनकी स्टैंडिंग अलग है। इसकी एक फ्लिप साइड भी है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अब अगर यह कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस सक्सेशन रेस का हिस्सा हैं, तो इन तीनों के बीच में कंपटीशन की एक बात चलेगी। उसके बाद फडणवीस नागपुर से हैं, आरएसएस के प्रिय हैं। अभी तक देश के 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। देश पर 75% समय उत्तर प्रदेश के पीएम्स का राज रहा है। अब क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री कोई बनेगा, यह देखने की बात रहेगी। इसके लिए काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि कैसा रहेगा फडणवीस के अगले 5 साल का कार्यकाल। क्या ऐसा करेंगे देवेंद्र फडणवीस कि महाराष्ट्र की राजनीति से उठ करके बीजेपी की सेंट्रल राजनीति तक अपनी पैठ बनाएंगे। अब नेताओं की जिंदगी जो है आसान नहीं होती। अगर मैं ये कह रहा हूं कैसे पैठ बनाएंगे, वो आसान नहीं साहब। नेताओं की जिंदगी आसान नहीं होती, खास करके कोalition में। चुनाव में मशक्कत करो, वोटर को रिझाओ, फुसलाओ, असली फर्जी वायदे करो, और फिर कोalition की खींचतान शुरू होती है। अपनी पार्टी के आकाओं को खुश रखना पड़ता है। किसी तरह मुख्यमंत्री बन जाए तो कोalition के नेताओं को संभालना, अपना वोट बैंक मजबूत करना, वगैरह वगैरह तमाम पेचीदगियां हैं। अब देखते हैं कि क्या हैं चैलेंजेस और चेंजेस जो आने वाले दिनों में फडणवीस ला सकते हैं या क्या फेस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि 2014 में जब फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब और आज 2024 में क्या बदला है। दूसरा मैं मुद्दा उठाऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस स्टाइल वर्सेस महायुति सिस्टम जो बनेगा आने वाले दिनों में, उसके कारण क्या परेशानियां आएंगी और चैलेंजेस आएंगे, आगे काम कैसे चलेगा। 2014 में फडणवीस महज 44 साल के थे। बीजेपी ने 122 सीटें महाराष्ट्र में जीती और केंद्रीय नेतृत्व ने मराठा डोमिनेट महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण फडणवीस को चुना। ब्राह्मण जो है वो संख्या उनकी महाराष्ट्र में कम है, करीब 3% है। उनसे पहले मनोहर जोशी एक मुख्यमंत्री थे जो कि ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ दिनों से बहस चल रही होगी, बातचीत चल रही होगी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच में इस मामले पे, क्योंकि ये सबसे पहला सबसे अहम चैलेंज है कि किस कोalition में किस दल को, किस नेता को क्या मिलेंगे महकमे, कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा। अब जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल में जो सबसे दमदार माना जाता है मंत्रालय महाराष्ट्र में या पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार में और इवन केंद्र सरकार में, अमित शाह गृह मंत्री हैं, नंबर 2 माने जाते हैं। हालांकि कहने को नंबर 2 राजनाथ सिंह है, मगर सबसे ज्यादा दमखम नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह के पास है। तो किसको मिलेगा गृह मंत्रालय? शिंदे मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री। अब एकनाथ शिंदे पहले ही बोल चुके हैं, इशारा कर चुके हैं, मीटिंग्स में बोल चुके हैं कि उनको गृह मंत्रालय चाहिए। एक लेवल पे वाजिब भी है कि जब उप मुख्यमंत्री फडणवीस थे तो गृह मंत्रालय उनके पास था। फडणवीस शिंदे अब उप मुख्यमंत्री हैं तो उनको मिले। अजीत पवार जो हैं वो तो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं थे। शिंदे के अंडर उनके पास वित्त मंत्रालय था, वो वित्त मंत्रालय चाहते हैं और लगता यह है कि उनको मिल जाएगा। अब शिंदे अगर गृह मंत्रालय चाहते हैं
और वित्त मंत्रालय चला जाता है अजीत पवार के पास, तो मामला फंसेगा। क्योंकि पहला बात यह है कि गृह मंत्रालय के नीचे सीआईडी, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एलआईओ सब आते हैं। मुख्यमंत्री चाहता है, और खास करके कोalition में मुख्यमंत्री चाहता है कि जो इस तरह की एजेंसियां हैं वो उसके नीचे रहें। क्योंकि अगर गृह मंत्रालय शिंदे ले गए, फाइनेंस ले गए अजीत पवार, तो दूसरा मुद्दा यह उठता है कि चीफ मिनिस्टर के पास सिर्फ बचता है अर्बन डेवलपमेंट नाम का बड़ा मंत्रालय हालांकि जिसे कहते हैं मलाईदार रहा है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में इतिहास रहा है कि शहर बड़े हो रहे हैं। मुंबई अपने आप में महानगरी है, पुणे है, नासिक है, तमाम शहर हैं जहां अर्बन डेवलपमेंट का भारी काम होता है। और देखा यह गया है इतिहास में कि काम ना करो, मगर जो अर्बन डेवलपमेंट का काम होता है ना, वो एटीएम की तरह से रहा है राजनीतिक दलों और सरकारों के लिए और मंत्रियों के लिए। तो बहरहाल बड़ा मंत्रालय है, लेकिन फडणवीस जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्री और मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा था। तो देखना यह है कि फडणवीस अपने पास रखते हैं कि एकनाथ शिंदे को देखते हैं। दूसरी परेशानी उनकी होगी कि पवार और शिंदे के साथ वो किस तरह से तालमेल बिठाते हैं। अब देखिए, अजीत पवार को मुख्यमंत्री की रेस में नहीं दिखे वो, मगर वो छठी बार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। 11 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। मैंने अभी हाल में इंटरव्यू उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बेस्ट मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने जिनके साथ काम किया है वो थे विलासराव देशमुख। उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, उन्होंने इनफैक्ट शरद पवार का नाम नहीं लिया जो उनके चाचा थे, जो उनको राजनीति में लाए थे। अब सीएम एकनाथ शिंदे से एक समय जब सीएम थे एकनाथ शिंदे, तो पवार उनसे भिड़े थे थोड़ा, वो वित्त मंत्री थे। एज फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के कुछ प्रपोजल्स थे जिन पर अजीत पवार ने अड़चन लगाई थी। तो किस तरह का तालमेल होगा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ फडणवीस का। अब अगला मुद्दा है कि शिंदे अभी चीफ मिनिस्टर पद से हटे हैं। क्या है कि आप 2.5 साल अगर मुख्यमंत्री रह लें तो आपका रुतबा ही अलग होता है। क्या है कि शपथ पढ़ते टाइम उन्होंने कह दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन कुछ दिन तो कम से कम वो जो हवा है वो नीचे उतरते वक्त लगेगा, वो सीएम जैसा रुतबा चाहेंगे। रोल बदल गए हैं, इसीलिए फडणवीस को संभल के चलना होगा। अब मामला यह है कि साहब, घर में अगर थोड़ी सी भी खिचखिच हो तो विरोधी उसमें तेल डाल के आग लगाने का काम करते हैं, और यही कर रहे हैं इस समय संजय राउत और शिवसेना के नेते। वो उकसा रहे हैं एकनाथ शिंदे को। अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब देखते हैं क्या है फडणवीस 3.0 में क्या बदलेगा आने वाले दिनों में। उसके लिए पहले देखना होगा कि फडणवीस 1.0 क्या था, 2014 में क्या करते थे। तब पार्टी में उनसे कई बड़े नेता दिग्गज थे देवेंद्र फडणवीस से, जैसे विनोद तावड़े, सुधीर मुंगेत्यार। फडणवीस ब्यूरोक्रेसी पे कम विश्वास करते थे, नए थे, प्रशासन में उनकी कोई पैठ नहीं थी, क्योंकि उनसे पहले ये भी था कि 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही थी। पब्लिक में और मीटिंग में वो कई बार इशारा कर गए कि जो बाबू हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो पिछली सरकार के लिए ज्यादा लॉयल हैं। तो एक डिस्कंफर्ट था उनका, खुद एडमिनिस्ट्रेशन में कच्चे थे। 2014 में 2 पार्टियों की सरकार थी, शिवसेना और बीजेपी। मोटा मोटा मंत्रियों में और मंत्रालय में, काउंसिल में तालमेल आसान था। अब फडणवीस 3.0 पे आते हैं। फडणवीस तीसरी बार के चीफ मिनिस्टर हैं। 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 2.5 साल डिप्टी सीएम रहे, 2 साल नेता प्रतिपक्ष। अपनी पसंद के बाबू और पुलिस वाले हैं अब उनके। क्या है कि सरकार रह चुके हैं पावर में या पावर के सर्कल के आसपास, तो इतनी समझ आ जाती है। तो उनके अपने ब्यूरोक्रेसी में और अपने पुलिस में लोग हैं। किस बाबू की ब्यूरोक्रेसी में, किस अफसर की, किस पार्टी से सेटिंग है, उनको यह भी मालूम है, नाम से जानते हैं। वो सरकार की बारीकियों में मंझ गए हैं। लेकिन इस बार 3 बड़ी पार्टियों की सरकार है और तीनों में एक सेंस ऑफ कोहेशन है जो कि चुनावों में दिखा, मगर चुनावों में एकजुटता और सरकार चलाने का डेली जो व्हील्स और सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होते हैं। उसके कारण और भी हैं, यानी क्यों
एक सामंजस्य कम हो सकता है, उसका कारण यह भी है, वो दूसरा मुद्दा है मेरा। 2014 में देवेंद्र फडणवीस का एक स्टाइल ऑफ वर्किंग इमर्ज हुआ, यानी वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, मगर क्रेडिबल है कि आते ही महाराष्ट्र के दूसरे सबसे यंग चीफ मिनिस्टर शरद पवार के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक अपना वर्किंग स्टाइल इजाद किया। अब देखना यह है कि 2014 में जो उन्होंने 5 साल वर्किंग स्टाइल चलाया, क्या फडणवीस वो स्टाइल चला पाएंगे इस बार? क्या सहयोगी ऐसा करने देंगे? और अगर उन्होंने कोशिश की और सहयोगी नहीं चाहते होंगे तो फ्रिक्शन होगा। अब फडणवीस 1.0 और 3.0 में जो बदलाव की बात मैं कर रहा था, उसी में आगे चलते हैं कि फडणवीस 2014 में सरकार चलाने के मामले में मोदी 2 थे, यानी नरेंद्र मोदी अपना स्टाइल चलाते थे और उससे काफी मिला जुला स्टाइल था देवेंद्र फडणवीस का। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो एक पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ, पीएमओ जो है वो हब बन गया था। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ, देवेंद्र फडणवीस ने किया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस को नोडल हब बना दिया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक कॉर्पोरेट कल्चर ले आए, प्राइवेट सेक्टर से उनके ओएसडी आए, एमबीएज आए, ग्रेजुएट्स आए, पोस्ट ग्रेजुएट्स आए, जो मंत्रालयों से सामंजस्य रखते थे। एक वॉर रूम बनाया, सभी विभागों के सचिव उसमें सदस्य थे, एक आईएएस ऑफिसर उसको कोऑर्डिनेट करता था। हर महीने मीटिंग होती थी, मुख्यमंत्री हर विभाग का सीधा सीधा जायजा लेते थे, कौन से प्रोजेक्ट पे कितना काम कब रुका, कब चला, कितना काम हो गया, कितना बाकी है, ये देखते थे। सीधे सीधे आदेश जारी होते थे, इस प्रोजेक्ट में ये अटका है, इसको इतनी तारीख तक ठीक करके आइए। इससे क्या हुआ कि अटके हुए प्रोजेक्ट्स पर काम तेज हुआ। मामला बहुत हाईटेक था। एक चीफ मिनिस्टर के लिए ऐप बनाया गया जिसमें चालू प्रोजेक्ट्स जो हैं या अटके हुए हैं उस पर एक हरी लाइट और रेड लाइट का सिस्टम बना। हरी लाइट दिखाती थी कि प्रोजेक्ट पर कितना काम हो रहा है और लाल लाइट दिखाती थी कौन सा प्रोजेक्ट अटका हुआ है। चीफ मिनिस्टर किसी भी अफसर को सीधे फोन या मैसेज कर सकते थे। ये वॉर रूम और स्टाइल जो है फडणवीस का, ये नरेंद्र मोदी के दिल्ली में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के प्रगति प्रणाली जैसा था। नरेंद्र मोदी इसके जरिए, प्रगति के जरिए सीधे सीधे प्रोजेक्ट्स का सुपरविजन करते आए हैं। जो अड़चन किसी प्रोजेक्ट में होती है उसको तुरंत सुलझाया जाता है। अब 2014 में फडणवीस के सीएमओ के बढ़ते प्रभुत्व से जो सहयोगी शिवसेना थी या इवन बीजेपी के जो उनके अपने मंत्री थे मंत्रिमंडल में, बहुत खुश नहीं थे। उनका आरोप था कि साहब फडणवीस खुद को मजबूत और उनको कमजोर कर रहे हैं, बाबुओं को लेकर के मंत्रियों और नेताओं को साइडलाइन कर रहे हैं। लेकिन अब वो हालात नहीं है, बदल गए हैं। उनके 2 बड़े सहयोगी हैं। अब फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस, उनको पवार शिंदे के रहते सत्ता शेयर करनी होगी। चीफ मिनिस्टर ऑफिस को पूरी ताकत नहीं मिल पाएगी। कॉर्पोरेट स्टाइल की जगह कोalition स्टाइल लाना होगा देवेंद्र फडणवीस को। ये उनके लिए आने वाले दिनों में चैलेंजेस हैं। चुनावी वायदे पूरे करने होंगे, जैसे लाड़की योजना में कहा है कि 1500 की जगह 2100 देंगे, यानी अपनी जो डायरेक्ट बेनिफिट पॉलिसीज हैं उसमें जो प्रोमिसेस किए हैं, वायदे किए हैं, उनको लागू करना होगा। दूसरी तरफ राज्य का कर्ज जो है वो 7.8 लाख करोड़ है, कर्जे को भी ध्यान में रखना होगा, कमाई बढ़ानी होगी। उसके अलावा महाराष्ट्र के मुकाबले गुजरात बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। ये चुनावों में विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। इस धारणा को दूर करना होगा। महाराष्ट्र को दिखाना होगा कि वो दोबारा प्राइड ऑफ इंडिया जो था इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के मामले में वो बन रहा है। बेरोजगारी, पानी, किसानों की समस्याओं को भी झेलना होगा। मराठा आंदोलन जोर पकड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार जब देवेंद्र जी थे उन्होंने उसको हैंडल किया था, लेकिन बीच में बीजेपी के खिलाफ गया था। मगर 2014 और 2019 में फडणवीस ने एक चीज सिद्ध की थी कि वो 44 साल के भले हों, मगर प्रशासन पर पकड़ और राजनीति के लिए जरूरी चतुराई को वो फटाफट सीख जाते हैं। उनका कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ गवर्नेंस और सेंट्रलाइज सरकार चलाना लोगों को पसंद आया हो, लेकिन उससे महाराष्ट्र को फायदा जरूर हुआ था। एकनाथ शिंदे के उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी फडणवीस ने फुल फ्लेज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफिस चलाया। हालांकि बंदिशें थीं, मगर सरकार को उन्होंने पवार और शिंदे के साथ एक डेवलपमेंट फोकस बढ़िया दिया था। नतीजा क्या हुआ?
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनी, जो यूपीए सरकार के टाइम से लटकी हुई थी, चालू हो गई। मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो चल गई, इसी साल इनॉग्रेशन हुआ। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अटक गया था, फिर शुरू हो गया। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, डायरेक्ट बेनिफिट वाली पॉलिसीज ने महायुति को जीत में बड़ा रोल निभाया, ये बात मानी गई है। देवेंद्र फडणवीस ने बवंडर भरे 5 साल गुजारे हैं। वो हैं सक्षम, मगर उनको एक जबरदस्त बैलेंसिंग एक्ट करना होगा, तालमेल बिठाना होगा, सिर्फ सहयोगियों के साथ नहीं, अपनी पार्टी वालों और अपने पार्टी नेतृत्व के साथ भी। यानी तमाम तूफान पीछे छोड़कर आए हैं और आगे एक आग का दरिया है, उसमें कूद के जाना है। अब इस मौके पर हम सिर्फ ये कहेंगे कि महाराष्ट्र को नई सरकार की मुबारकबाद हो। देखते रहिए, लाइक करिए, गाइड करिए, कमेंट्स डालिए। धन्यवाद।